दिल्ली में गहराए जल संकट पर सियासत गर्म है। आतिशी मरलिना कह रही हैं कि अगर 21 जून तक हरियाणा ने पानी नहीं दिया तो मैं सत्याग्रह करूंगी। आतिशी ने कहा कि दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है और हमारे पास पर्याप्त पानी की कमी है। आंकड़ों की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1050 MGD है। 613 MGD हरियाणा से आता है। 100 MGD कम पानी आया। 1 MGD पानी से 28,500 लोगों को पानी मिलता है। मतलब कि 100 MGD की कमी की वजह से 28 लाख लोगों को पानी की कमी हो रही है। हम इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए। कल दिल्ली के बड़े बड़े अधिकारी हरियाणा सरकार से पानी मांगने गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आतिशी मरलिना की सियासत अपनी जगह है, क्योंकि जल संकट की वजह से आम आदमी पार्टी का बचा खुचा जनाधार भी खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में उन्हें इस किस्म के सियासी स्टंट तो करने ही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि संकट की इस घड़ी में दिल्ली जल बोर्ड के 1-2 नहीं बल्कि 100 टैंकर्स गायब हो गए। दिल्ली जल बोर्ड के पास करीब 250 टैंकर्स हैं, जिनका इस्तेमाल पानी की सप्लाई के लिए किया जाता था, लेकिन उनमें से 100 टैंकर्स कहां गए, कोई ठिकाना नहीं। कांग्रेस के दिल्ली प्रमुख देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड के 250 पानी के टैंकर्स में से कम 100 गायब हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली जल बोर्ड के पास गर्मियों के दौरान हमेशा 250 विभागीय टैंकर्स चालू रहते थे। इस गर्मी में 100 टैंकर्स गायब हो गए। देवेंद्र यादव ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की कमी से निपटने के लिए टैंकर्स की संख्या में वृद्धि नहीं की, जबकि आम आदमी पार्टी 10 साल पहले दिल्ली वासियों को मुफ्त पानी देने के वादे के चलते सत्ता में आई थी। दिल्ली जल बोर्ड के पास 407 टैंकर्स अनुबंध पर, 541 किराए पर, 250 विभाग के हैं। दिल्ली सरकार पानी की कमी को लेकर आखिरी समय में जागती है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड पहले से कोई कार्य योजना नहीं बनाती। पानी के मुद्दे को लेकर लगातार खींचतान का दौर जारी है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि चंडीगढ़ में दिल्ली और हरियाणा के अधिकारियों से बातचीत हुई, लेकिन उनमें कोई समाधान नहीं निकला। अधिकारियों ने भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बढ़ रही पानी की मांग को ध्यान में रखकर हरियाणा से पानी की मांग रखी, लेकिन हरियाणा ने मौजूदा स्तर से पानी अधिक देने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर दिल्ली में पानी की बढ़ती मांग के बीच अब एक और समस्या खड़ी हो गई है। कई कॉलोनियों की पाइपलाइन में अंतिम छोर तक पानी पहुंच रहा है, जिससे जलापूर्ति का जिम्मा टैंकर्स पर आ गया। आलम यह है कि दिल्ली जल बोर्ड ने टैंकर्स के फेरे बढ़ा दिए। 1000 टैंकर पहले 3 फेरे लगा रहे थे, जबकि अब 5 फेरे लगा रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि घरों में ज्यादा देर तक मोटर चलाई जा रही है, जिसमें कॉलोनियों के आखिर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। इसके पहले आतिशी ने कहा कि आज मैंने पीएम मोदी को लेटर लिखा है, दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। 21 तारीख तक दिल्ली को पानी नहीं मिलता तो मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। पीएम मोदी 2 दिन के अंदर दिल्ली के पानी की समस्या का समाधान करें, नहीं तो 21 तारीख के साथ मैं अनिश्चितकालीन अनशन करूंगी। पीएम को लिखे लेटर में आतिशी ने कहा कि पानी की समस्या का हल करें, नहीं तो मैं अनशन करूंगी। 100 साल में इतनी गर्मी नहीं पड़ी। इतनी तपती गर्मी में दिल्ली वालों को पानी की जरूरत बढ़ गई है और पानी के लिए त्राही मची हुई है। आगे कहा कि दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1050 MGD है, जिसमें 613 MGD हरियाणा से आता है। 100 MGD कम पानी आ रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस जनादेश की गलत व्याख्या तो कर ही रही है, साथ ही उसने भाई बहन यानी राहुल और प्रियंका गांधी की जोड़ी को प्रमोट करना भी शुरू कर दिया, जिसके कई खतरे हैं। हरियाणा से लेकर यूपी महाराष्ट्र तक कांग्रेस की सीटें बढ़ने का मुख्य कारण भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी भावना का गहराना था, लेकिन इससे न तो कांग्रेस का सपोर्ट बेस बढ़ा और न ही गांधी परिवार ने करिश्मा दिखाया। इसलिए नतीजों के भ्रम में पड़कर कांग्रेस नेतृत्व पिछली गलतियां दोहराता रहा तो बेहतर हुआ प्रदर्शन फिर से खराब हो सकता है। कांग्रेस को राहुल प्रियंका की जोड़ी के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी अपने प्रदर्शन में सुधार को बरकरार रखने के लिए पार्टी को 2 रणनीतिक गलतियों से बचना होगा। सबसे पहले तो ये कि ध्यान देना होगा कि पार्टी के नेतृत्व के करिश्मे पर ज्यादा निर्भर न होकर संगठन को मजबूत करें। गांधी परिवार का फिर से उभरना कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। संभव है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हों और प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़कर संसद पहुंच जाएं। राहुल प्रियंका का उभार कांग्रेस पार्टी के लिए दुधारी तलवार साबित हो सकता है। यदि गांधी परिवार की बढ़ी हुई शक्ति का उपयोग केवल सभी सांगठनिक फैसले लेने और राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक नेतृत्व के तौर पर उभरने या विधानसभा चुनावों में गांधी केंद्रित प्रचार अभियान के चलाए जाने के लिए किया जाता है, तो ये कांग्रेस की प्रगति रोकने का सबब हो सकता है। गांधी परिवार की पूंजी पार्टी को बढ़ावा देने में तभी सहायक होगी जब इसका उपयोग संगठन मजबूत करने और पार्टी में नई जान फूंकने के लिए काफी सावधानी से किया जाएगा। इस रास्ते पर बढ़ते हुए सबसे पहला कदम गुटबंदी के हो रहे आपसी खींचतान पर रोक लगाना है। तभी तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकारें स्थिर हो पाएंगी, जबकि हरियाणा और केरल में सरकार बनाने की संभावनाओं को हकीकत में बदल पाएगी। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि अब इंदिरा गांधी का दौर नहीं, जब करिश्माई नेतृत्व और केंद्र के निर्धारित अभियान कमजोर संगठन और घटते सामाजिक आधार की संरचना समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त थे।
पार्टी ने यूपी और बिहार में जो 9 सीटें जीती हैं वो मुख्य रूप से क्रमशः सपा और राजद से मिले समर्थन के कारण है। यही वजह है कि वो जहां अकेले मैदान में उतरी वहां उसका सफाया हो गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना में उसे तगड़ा झटका लगा। तेलंगाना और कर्नाटक के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस के पास स्थिर वोट बैंक नहीं है। इस चुनाव में राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की एक दिशा तो दिखाई दी, मध्यवर्गीय विचारों से मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सकता है। पार्टी के लिए अगले दशक में अपने मध्यवर्गीय विचारों को विस्तार देना और नए निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल करना होगा। इस रणनीति को मध्य आय वर्ग के रूप में अमीर और गरीब के बीच सिमटी हुई लगभग आधी आबादी, आदिवासी, पिछड़ी जात और महिला मतदाताओं पर फोकस करके सफल बनाना होगा। इन मतदाता वर्ग के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा, जिससे सामाजिक आर्थिक चिंताओं के इर्द गिर्द इन्हें संगठित करने की पार्टी क्षमता खत्म हो गई है। अपेक्षाकृत युवा गांधी भाई बहन कांग्रेस के इस तरह के विस्तार को सुविधाजनक बनाने के लिहाज से अच्छी स्थिति में है। दिल्ली भीषण गर्मी और हीट वेव से जूझ रही है। पानी का संकट गहराता जा रहा है, लेकिन इन सब को छोड़ आम आदमी पार्टी खालिस सियासत करने में जुटी है। पानी मांग रही जनता को आम आदमी पार्टी का विधायक धमकियां दे रहा है। दूसरी तरफ आतिशी मरलेना अनशन करने की तैयारी में है, लेकिन इन सब के बावजूद पानी का संकट गहराता ही जा रहा है। मामला इतना बढ़ गया कि इसकी चपेट में राष्ट्रपति भवन और पूरा लुटियन जोन भी आ गया। एनडीएमसी का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड ने इस इलाके में पानी की सप्लाई में कटौती कर दी है। दिल्ली के अस्पताल भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं और केजरीवाल की राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। माना जा रहा है कि अगर दिल्ली के हालात ऐसे ही रहे तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, क्योंकि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल अक्षम हैं और उनकी सरकार नाकारा। लुटियन जोन में जल संकट को लेकर एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन सतीश उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, आरएमएल हॉस्पिटल आदि हमारे इलाके में आते हैं। सतीश उपाध्याय ने कहा कि यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने हमारा पानी काट दिया है। उन्होंने कहा कि हमने अल्टरनेटिव मैनेजमेंट किया। उन्होंने बताया कि एनडीएमसी को उसकी जरूरत के हिसाब से 125 एमजीडी की जगह केवल 70 से 80 एमजीडी ही पानी दिल्ली जल बोर्ड दे रहा है। दिल्ली जल संकट को लेकर राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्य हरियाणा की ओर से पानी नहीं दिया जा रहा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश से पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन हरियाणा उसे दिल्ली को नहीं दे रहा। इसे लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में व्याप्त जल संकट के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि अगर संकट का समाधान जल्द न हुआ तो 21 जून से वे अनिश्चितकालीन अनशन करेंगी। आतिशी ने कहा कि हरियाणा राजधानी के हिस्से का पानी नहीं दे रहा, इसलिए जल संकट है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने दिल्ली के लिए 613 एमजीडी के बजाय 513 एमजीडी पानी छोड़ा। 28,500 लोगों के लिए 100 एमजीडी पानी होता है। इसका अर्थ है कि 28 लाख से अधिक लोगों के लिए पानी नहीं छोड़ा गया। 1 एमजीडी पानी 28,500 लोगों के लिए होता है। इसका अर्थ है कि 28 लाख से अधिक लोगों के लिए पानी नहीं छोड़ा गया। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर पानी की चोरी, कालाबाजारी से ध्यान भटकाने के लिए नाटक करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 5 बार की विधायक किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गईं। किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस में बड़ा बवाल मच गया। किरण चौधरी के बीजेपी में जाने से सिरसा सीट से सांसद कुमारी शैलजा काफी खफा दिखी। उन्होंने नाम लिए बिना पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। शैलजा ने कहा कि मां बेटी के साथ अन्याय हुआ। कुमारी शैलजा ने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। पार्टी में बहुत ऐसे नेताओं के साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ। कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया का बर्ताव भी किरण चौधरी और उनकी बेटी के साथ अच्छा नहीं था। पार्टी के अंदर चल रही बातों को पार्टी हाईकमान के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं जो मुझे कुछ सिखाएगा। मैंने बरसों से पार्टी को खूब खून पसीने से सींचा है। हमने कभी भी पार्टी को छोड़ने की बात नहीं की। पार्टी को छोड़ने की बात न ही कभी सोची और न ही कभी सोचेंगे। पार्टी में हम गर्दन उठा कर चलते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि ये दुख की बात है। हमारी पार्टी के दिग्गज रहे बंसीलाल के परिवार से आते हैं, उनकी सियासत को बढ़ाया। श्रुति सांसद रही हैं, इससे पार्टी को कुछ नुकसान जरूर होगा। उनकी बेटी के टिकट कटे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि अगर उनकी बेटी को टिकट मिलता तो वो भारी अंतर से जीतती।
मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ। अच्छा होता वो पार्टी में रहते, पार्टी को उसका लाभ मिलता। वहीं हरियाणा में कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि किसी के आने जाने से कोई झटका नहीं लगता। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, बंसीलाल खुद गए और फिर वापस आए। हो सकता है हरियाणा कांग्रेस के समीकरण उनके अनुकूल न हो, उनका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वीरेंद्र चौधरी खुद गए और फिर खुद वापस आए, लेकिन दीपक बाबरिया के इस तर्क से हरियाणा में कांग्रेस का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होती नहीं दिखती, क्योंकि बावजूद लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के विधानसभा में पार्टी को नुकसान उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला अभी कांग्रेस में ही हैं और इन दोनों का हुड्डा कैंप से 36 का आंकड़ा है। कांग्रेस की ये गुटबाजी आज भी जारी है, जिसकी एक झलक कुमारी शैलजा ने दे दी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सुरजेवाला अपनी तरफ से हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद लंबे समय से गुटबाजी से ग्रस्त हरियाणा कांग्रेस में भगदड़ के हालात हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां पर कांग्रेस की दिग्गज नेता किरण चौधरी ने पार्टी को अलविदा कहने के बाद अब भाजपा का दामन थाम लिया है। किरण की बेटी श्रुति चौधरी ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने बीजेपी की सदस्यता ली है। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सैनी मौजूद रहे। भाजपा में शामिल होने के बाद किरण चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों से प्रेरित होकर ये फैसला लिया है। नई शुरुआत, एक नया प्रभात हुआ है। आज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के लिए उन्नत क्षेत्र और प्रदेश के उद्देश्य से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। हमारा वचन है कि बंसीलाल जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हरियाणा और क्षेत्रवासियों के हित में सदैव समर्पित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान किरण ने कहा कि अब वो हाथ छोड़कर भाजपा का झंडा उठाएंगे और हरियाणा तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि एकदम कार्यक्रम बनने की वजह से ज्यादा भीड़ नहीं जुट पाई। भाजपा की मजबूती के लिए अब बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। किरण के भाजपा में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इनका शरीर बेशक कांग्रेस में था, लेकिन मन बीजेपी में था। आज का दिन ऐतिहासिक माना जाएगा। इन्होंने अपने आप को बड़े परिवार में शामिल किया है। भाजपा नेता तरुण चौधरी ने कहा कि चौधरी बंसीलाल का बड़ा परिवार और बड़ा वोट बैंक है। पहले हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी के अलग अलग गुट बने हुए थे, यानी प्रदेश कांग्रेस 4 गुटों में बटी हुई थी। फिर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 2 गुट बन गए, एक हुड्डा गुट तो दूसरा SRK यानी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी। ये तीनों ही एक दूसरे के कार्यक्रमों में नहीं जाते थे, यहाँ तक कि एक दूसरे को किसी आयोजन में बुलाते भी नहीं थे। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला की प्रेस वार्ता में भूपेंद्र हुड्डा गुट नजर नहीं आता था, तो हुड्डा भी अपने कार्यक्रम अलग कर रहे थे। हुड्डा विपक्ष आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए हर जिले में अलग प्रोग्राम करते रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये तिकड़ी टक्कर ले रही थी। किरण चौधरी ने कहा था कि हम किसी से टक्कर नहीं ले रहे, बल्कि जनता की आवाज उठा रहे हैं। कुमारी शैलजा अपना वजूद रखती हैं और रणदीप सुरजेवाला भी अपना वजूद रखते हैं। वहीं मेरा अपना वजूद है। हम तीनों ने तय किया कि जो ऐसे विषय हैं जिन पर आवाज नहीं उठाई गई है, हमें उन पर एक होकर बोलना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कई बार उन्होंने अपने राजनीतिक दांव पेचों का लोहा मनवाया है। हाल ही में 3 निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में करके उन्होंने भाजपा की नायब सरकार को अल्पमत में ला दिया। कांग्रेस हाईकमान उन पर बहुत भरोसा रखता है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की अगुवाई हुड्डा ने की। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। पिछले लोकसभा चुनाव में 10 में से एक भी सीट नहीं जीतने वाली कांग्रेस इस बार 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसका श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली शराब घोटाले के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल का कोई दांव पेच कोर्ट में काम नहीं आया और उन्हें कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। अदालत ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने का आदेश सुनाया है। अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत भी 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। दोनों को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। दरअसल दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले में दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। कथित शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल को फिलहाल अभी आगे भी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। अरविंद केजरीवाल जब अपना पक्ष रख रहे थे तभी एक ऐसे शख्स का नाम सामने आया जो अभी मौजूदा सांसद है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब कांड में भरी अदालत में उस शख्स का नाम लिया। वो शख्स है मंगुटा रेड्डी। लोकसभा चुनाव 2024 में मंगुटा रेड्डी टीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़कर संसद पहुंचे हैं। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी अभी एनडीए का हिस्सा है। दरअसल जब अरविंद केजरीवाल अदालत से ईडी की शिकायत कर रहे थे तभी मंगुटा रेड्डी का जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने अदालत से कहा कि मंगुटा रेड्डी ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली शराब नीति के सिलसिले में मुझसे नहीं मिले। बाद में उन्होंने मेरे बारे में उल्टा बयान दिया। फिर उनके बेटे को अंतरिम जमानत मिल गई। बाद में उन्हें माफी भी मिल गई। इसके बाद मंगुटा रेड्डी टीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और अब सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। अदालत में अरविंद केजरीवाल ने शरथ रेड्डी के बयान का हवाला देते हुए आगे कहा कि उन्हें पीठ दर्द के आधार पर भी जमानत दी गई है। यह आजादी का सौदा क्यों? अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि शरथ रेड्डी के कंपनी ने सत्तारूढ़ पार्टी के लिए 50 करोड़ का चुनावी बॉन्ड खरीदा। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 100 करोड़ साउथ ग्रुप से आए। जांच हमेशा जारी रहती है, वो अनंत काल के लिए होती है। आरोपी मर जाते हैं, न्यायाधीश बदल जाते हैं, अधिकारी स्थानांतरित हो जाते हैं, लेकिन जांचें जारी रहती हैं। शराब घोटाला मामले में हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि विनोद चौहान ने अभिषेक बोइनपल्ली के जरिए 25 करोड़ रुपए कविता के पीए से लिए थे। ये पैसा गोवा चुनाव की खातिर लिए गए थे। विनोद चौहान को मई के महीने में गिरफ्तार किया गया था। अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज मुकेश कुमार ने केजरीवाल की हिरासत बढ़ाने का फैसला सुनाया है। अदालत के इस आदेश से पहले कोर्ट में दोनों ही पक्षों की तरफ से जोरदार दलीलें दी गई। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि ये पूरा केस सिर्फ गवाहों के बयान पर आधारित है। केजरीवाल की तरफ से उनके वकील ने कहा कि पीएमएलए की तरह शिकायतें दर्ज हैं। इस केस में कई चार्जशीट दाखिल किए गए हैं, लेकिन किसी भी केस में मुझे आरोपी नहीं बनाया गया है। वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से समाज को कोई खतरा नहीं है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।